ओके फाइन। तो हमारा ब्लड कॉन्ड्यूट, देखिए जिस तरीके से हमारे लंग्स का काम है मीन्स गैसियस एक्सचेंज करना, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करना और उसको वापस भेजना, ये तो काम है उसका। लेकिन साथ में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने को ज़िंदा रखने के लिए कि उसको भी चाहिए, ऐसे ही है, राइट। वो उस ब्लड में से नहीं लेता जिस ब्लड को वो दे रहा है, वो वापस भेजेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट में वो वापस भेजता है और फिर उसके बाद आओर्टा से निकलता है उसके लिए, फिर उसके बाद वो लेता है, राइट। इसी तरीके से हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। हार्ट आपकी पूरी बॉडी को ब्लड देता है, लेकिन मैं खुद भी लेता है, लेकिन वो ऐसा नहीं लेगा कि वो बस उसके पास चूंकि ब्लड आ गया है तो उसी में से थोड़ा सा चूस ले वो। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा खाना पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, राइट। उसको खुद भी खाना चाहिए, एनर्जी उसको खुद भी चाहिए, उसको खुद भी ग्रोथ और रिपेयर के लिए उसको खाना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन जो न्यूट्रिशन उसके पेट से और आंतों से होता हुआ वो चलता है सब उसका, तो उसी में से नहीं चूस लेता वो, राइट। इनका अपना एक अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स के अपने एक लंग्स, हार्ट का अपना एक हार्ट, इस तरीके से काम करते हैं ये सारे सिस्टम्स, ऐसे ही है, राइट। इसी तरीके से हमारे ये जो ब्लड कॉन्ड्यूट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लड कॉन्ड्यूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें से जो ब्लड चल रहा है मीन्स उसी में से चूसेंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसी में से ले लेंगे वो, नहीं, उसमें भी उनके पास अपना एक सिस्टम है, राइट। उस सिस्टम को हम लोग जो है वो वैसा वैसोरम कहते हैं। टेक्निकली इन एनाटॉमी इट इज कॉल्ड एज वैसा वैसोरम, VASA स्पेस VASORUM, वैसा वैसोरम। इसको बहुत ज़्यादा लिखने की, वैसा वैसोरम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अभी मिल जाएगी ये आजकल में, है ना। वैसा वैसोरम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई कि ब्लड कॉन्ड्यूट, ब्लड पाइप के पास जो भी ब्लड जाता है उसका अपना एक नेटवर्क है। जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ब्लड डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, उसमें से वो ब्लड उसी में से लेगा, लेकिन जो फ्लो तेजी के साथ हो रहा है उसमें से नहीं लेगा, बल्कि उसका अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम में ब्लड जाएगा, उस सिस्टम से ब्लड उस नाली में आकर के वापस गिरेगा, तब उसको जो है वो ब्लड मिलेगा, या ये कहो कि तब वो ब्लड अपना लेगा, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तब वो अपना छोड़ेगा, राइट। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? वैसा वैसोरम, राइट, वेरी गुड। वैसा वैसोरम का मतलब होता है वेसल्स ऑफ द वेसल्स, वैसल्स ऑफ द वेसल्स, इसको लिख लीजिए। वैसा वैसोरम का मतलब होता है वेसल्स ऑफ द वेसल्स, वैसल्स ऑफ द वेसल्स, या इसको लिख लीजिए वेसल्स ऑफ द ब्लड कॉन्ड्यूट्स, वेसल्स ऑफ द ब्लड कॉन्ड्यूट्स, वेसल्स ऑफ द ब्लड पाइप्स। ये बात क्लियर है, हो रही है बिल्कुल आपको, है ना। वेसल्स ऑफ द ब्लड कॉन्ड्यूट्स मतलब ब्लड कॉन्ड्यूट्स के अपने वेसल्स, अपनी आर्टरीज, अपने वेन्स, अपनी कैपिलरी सिस्टम, अपना कैपिलरी बेड। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है मैं आपको? नहीं हो रहा, राइट, वेरी गुड, ओके। अभी वेन्स और आर्टरीज पूरा जाल बिछा हुआ है हमारी बॉडी में, सिर से लेके पैर तक, राइट। ये जो इसकी वॉल्स जो हैं, इनकी वॉल्स की अपनी थिकनेस होती है, भले ही वो पतली हैं बहुत, मीन्स हमको नहीं दिखाई दे रही नंगी आंखों से, माइक्रोस्कोप चाहिए उसके लिए, लेकिन इवन देन उनकी अपनी एक कोई सेट थिकनेस है, उनके पास अपनी एक मजबूती है। इसी वजह से हमारा ब्लड जो है वो हमारी आर्टरीज पे की वॉल्स पे जहाँ से चलता है तो वहाँ पे वो प्रेशर मारता चलता है। जैसे जैसे प्रेशर, ये इलास्टिक होती हैं, राइट, प्रेशर मारता है तो ये बढ़ जाती हैं हल्की सी। इसी वजह से आप जिस वक्त बहुत हैवी मीन्स स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस वक्त आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो 5 गुना बढ़ जाता है, राइट, 5 गुना प्रेशर के साथ मारता है वो ज़ोर से। अगर ये इलास्टिक नहीं होंगी
तो आप जो है वो आपको बीपी, हाई बीपी का मरीज़ हो जाओगे आप, राइट। तो उसके लिए वो उसको डायलेट कर देता है, फिर उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, डायलेट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ऐसा जैसे आपका मीन्स आपका स्ट्रेनियस लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो उसको डायलेट करता रहेगा, जैसे जैसे आप कूल डाउन करते जाओगे वैसे वैसे वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता चला जाएगा, राइट। यानी कि ब्लड हमारा प्रेशर मारता है अंदर से तो ये बढ़ता है, राइट। ये जो प्रेशर मारता है हमारा ब्लड जब चल रहा है, ये जब आर्टरीज की वॉल्स पे प्रेशर मारता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर। कहते हैं ना ब्लड प्रेशर कितना है, तो वो ब्लड प्रेशर आपका आपके ब्लड कॉन्ड्यूट्स की वॉल्स पे प्रेशर जो है वो ब्लड हमारा मारता है, उस प्रेशर को हम नापते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब इसमें हाई बीपी मतलब ये आपका डायलेट होना बंद हो गया है, राइट, तो वो आपको हाई बीपी कर रहा है। बहुत ज़्यादा डायलेशन हो रहा है किसी भी वजह से, कोई दवा का रिएक्शन कर गया है, बीमारी हो गई है, कुछ हो गया है, ब्लड उतना आ नहीं रहा, ये ज़्यादा डायलेट कर रहा है, राइट, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं लो बीपी हो गया, क्योंकि प्रेशर अब प्रॉपर नहीं मार पा रहा तो उसका बीपी जो है वो लो हो गया, प्रेशर जो है उसका लो हो गया, राइट। तो हमारी आर्टरीज और हमारी वेन्स जो हैं वो इनके जो है वो अपना स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि ट्यूनिका एक्सटर्ना है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये पहुंच जाएगा, इत्मीनान के साथ सुन लीजिए बस, राइट। ट्यूनिका एक्सटर्ना, एडवेंटिशिया भी इसको बोलते हैं। वैसा वैसोरम की, इसके अंदर वैसा वैसोरम होती है, आपका बॉडी का पाइप है पूरा, राइट, इसके अंदर वैसा वैसोरम होगी। आउटर मोस्ट लेयर है ये हमारी आर्टरी की और हमारी वेन की, ये याद रखने की चीज़ है। आउटर मोस्ट लेयर हमारी आर्टरी और हमारी वेन की जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका नाम है, और एक्सटर्ना हम समझ रहे हैं एक्सटर्नल से, है ना, तो एक्सटर्नल मतलब सबसे बाहर की है वो, राइट। ओके, दिस इज ट्यूना एक्सटर्ना। ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन हम लोग समझते हैं, राइट, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहर की लेयर ये, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। देन ट्यूनिका मीडिया, मीडियम है होगी, है ना, बीच में होगी कोई, तो ये पर्पल कलर की जो हमको दिखाई दे रही है वो हमारी ट्यूनिका मीडिया है। देन ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा, इंटीमा भी समझते हैं ना हम लोग, इंटीमेट, इंटरनल, है ना, राइट, दैट इज। तो ये हमारी 3 लेयर्स हैं। अब आप एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप लोगों के लेवल का नहीं है हालांकि सवाल, लेकिन फिर भी पूछना बनता है, राइट। आपका ब्लड जो है वो ब्लड कॉन्ड्यूट की कौन सी लेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है? ट्यूनिका इंटीमा इस लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ओके फाइन, राइट। इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड हमारा जो है वो ये बीच वाले हिस्से में, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया में हमारा इलास्टिक बैंड है जो उसको फैलाएगा सिकोड़ेगा, फैलाएगा सिकोड़ेगा, राइट, ओके। देन हमारा जो है वो ट्यूनिका इंटीमा जो है वो सबसे सोफिस्टिकेटेड है, सबसे मुलायम है, सबसे सॉफ्ट है इन तीनों के मुकाबले में। और सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सी होनी चाहिए? ट्यूनिका एक्सटर्ना, राइट। तो हमारी जो है वो वेन्स और आर्टरीज का हमारा एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है ये, राइट। इसकी सेलुलर लेवल पे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग तो एक आउटर स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतना हम लोगों ने समझ लिया और अगर इतना हम याद रख पाए तो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले समझते नहीं, मैं केरलाइट से पूछ रहा हूँ, बल्ले बल्ले समझते हैं? क्या कहेंगे यार, बल्ले बल्ले समझाओ इसको ज़रा। नहीं है, नहीं, उसे नहीं आया समझ में, कुछ और समझाओ इसको। ओके फाइन, राइट। ट्यूनिका मीन्स मेम्ब्रेन, ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब बाहर की मेम्ब्रेन, ट्यूनिका मीडिया मतलब मीडियम उसकी मेम्ब्रेन, और ट्यूनिका इंटीमा मतलब अंदर की उसकी, राइट, वेरी गुड।
ओके, इनर मोस्ट लेयर, हमारी इनर मोस्ट लेयर बिल्कुल अंदर, ट्यूनिका इंटिमा के अंदर एक और लेयर भी हमारी छिपी हुई है, राइट। ब्लड हमेशा जो है वो एंडोथीलियम के कांटेक्ट में रहेगा ऑलवेज, वरना ब्लड जो है अगर ये एंडोथीलियम आपका खराब हो जाए, एंडोथीलियम अगर आपका खराब हो जाए तो ब्लड अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज खो देगा, प्लाज्मा खो देगा, अपना वाटर कंटेंट खो देगा, अपना प्रोटीन कंटेंट खो देगा, और उसके पास जो दूसरे कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो मींस गुड कोलेस्ट्रॉल है वो प्रॉपर्टीज़ वो खो देगा। उसके लिए ज़रूरी है कि एंडोथीलियम उसके पास होनी चाहिए, नो मैटर हाउ थिन इट इज़। इससे बहस नहीं है कि वो कितनी पतली होगी, ब्लड है तो एंडोथीलियम है। अगर एंडोथीलियम नहीं है तो फिर ब्लड को जिंदा रहना, वो भी तो अपने आप में एक काम है ना उसका, कि वो खुद को भी जिंदा रखे, तभी आपको और मुझको जिंदा रख पाएगा, तभी मुझको और आपको दुनिया की सारी चीज़ें, दवाएं, खाना, हवा, जो कुछ भी पहुंच रहा है, जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उनका बाहर निकलना, ये सारा काम हमारा जो है वो ब्लड के ज़रिए से होना है, राइट। और ब्लड का जो है वो केमिकल कंपोजिशन मेंटेन रखना, ये हमारी और आपकी लाइफ के लिए बेइंतहा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। दुनिया में आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ेज़ इस वक्त फैली हुई हैं उनमें से मींस डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस। कार्डियोवैस्कुलर समझ रहे हैं ना अब हम लोग, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, राइट। और पहले तो 60-70 साल के जो लोग हो जाते थे उनके तक पहुंचती थी वो बातें, अभी जो है वो मीन्स बहुत नीचे लेवल पे आ गई हैं, है नहीं, 30 साल 25 साल पे भी आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? क्योंकि हमारा ब्लड, हम लोग अपने ब्लड को जो है वो किसी तरीके से उसके केमिकल कंपोजिशन को हम लोग मेंटेन नहीं रख पा रहे, राइट, जिसकी वजह से हमको और आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, जिसमें हाई बीपी तो सबसे ज़्यादा, लो बीपी उससे कम, उसके अलावा हार्ट से रिलेटेड बेइंतहा प्रॉब्लम्स, किसी का सेप्टम ढीला हो गया तो किसी का लेफ्ट वेंट्रिकल ढीला हो गया, किसी का राइट वेंट्रिकल ढीला हो गया, किसी का जो है वो पुरकिंज फाइबर काम नहीं कर रहा है, किसी का ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, किसी का एवी नोड काम नहीं कर रहा, मीन्स एक आफत है, राइट। इसके अलावा अगर सब कुछ सही है तो जो ब्लड कॉन्ड्यूट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, उनकी इलास्टिसिटी ख़राब हो गई है, उनका एंडोथीलियम टूट गया है नहीं, इरोड हो गया है। इरोड कहते हैं मीन्स हाँ, कोई चीज़ चल रही थी उसमें और चलते चलते उसमें घिस्सा लग गया बहुत। अच्छा, वो घिस्सा इसलिए लगेगा क्योंकि वहाँ तो सिर्फ ब्लड चल रहा है, चूंकि ब्लड आपका एसिडिक हो गया है, ब्लड के अंदर जो है वो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, यानी एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी जो है वो एसिड बेस बैलेंस बना के रखती है। अगर इसका एसिडिक पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसको अपने कुछ, जिसको हम कहते हैं ना, जलन होने लगी और ये सब होने लगा, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं, उससे एंडोथीलियम जो है वो कट जाती है आपकी, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें और आपको ब्लड को अपने जो है वो रिफ्रेश्ड रखना, उसके लिए बहुत सिंपल एक्टिविटी है नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हम कम से कम 40 मिनट्स अपनी बॉडी को मीन्स मूव कर पाएँ। 40 मिनट्स के लिए कम से कम हम जो है वो अपनी बॉडी को मूव कर पाएँ एक अच्छे लेवल पर। अच्छा लेवल बोला तो मीन्स उसका जो मिनिमम लेवल होगा वो होगा ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, क्योंकि स्विमिंग सबके लिए पॉसिबल नहीं होती, तो ब्रिस्क वॉकिंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई सुबह टहलने जाना है, ओके फाइन, तो अभी हमें और आपकी एज में तो इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, लेकिन आपके घरों में प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, अब डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी को से फॉर एग्जांपल कि उनको जो है वो हाई बीपी का कुछ वो हो रहा है और इनको सुबह में टहलना चाहिए, ओके फाइन। उन्होंने कहा कि टहलना चाहिए, कैसे टहलना चाहिए, तो उन्होंने कुछ दिमाग दौड़ाया, उन्होंने अपनी एक दोस्त तैयार करी और उन्होंने कहा चलो चलते हैं हम लोग सुबह में। अब वो दोनों जो हैं वो चली, अब वो दोनों चलते चलते वो बातें करती हुई अपना नॉर्मल स्पीड जो होती है वो उसी में चल के वापस आ गए। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब डॉक्टर भी परेशान, वो भी परेशान, राइट, कि वो बीपी डाउन ही नहीं हो रहा।
वो एक्टिविटी उनको असर ही नहीं कर रही। शुरू में करा थोड़ा सा, 15-20 दिन उसने करा असर, उसके बाद नहीं करा। अब उसका वजह क्या है? असल में हम लोग अपना वही जो मैंने आपसे बोला था ना 220 माइनस, है नहीं, योर एज, मैं कह रहा हूँ वहाँ तक नहीं पहुँचना उनको, वहाँ तक नहीं जाना। लेकिन वॉकिंग की स्पीड जो है वो उनकी मीन्स बहुत ही मीडियोकर सी है, ऐसे ही है स्पीड जैसी वो घर में चलती हैं, बट डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। तो वो जो डिस्टेंस बढ़ गया था उसकी वजह से हुआ क्या कि शुरू के 15-20 दिन में तो असर हुआ, अब वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो तो एक सेट सर्किट होगा ना कोई, जहाँ तक वो जाती होंगी या जाते होंगे, है नहीं। तो अब ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने घरों में बता सकते हैं ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है। ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क समझते हैं हम लोग, ब्रिस्क मतलब तेज, राइट, है नहीं। ब्रिस्क मतलब तेज, तेज बोलिए जरा सब लोग, जा की आवाज आ रही है कहीं से, तेज बोलिए बोलिए बोलिए, तेज, राइट, तेज, हाँ दैट्स इट, है ना। ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं तेज वॉकिंग को। तेज वॉकिंग, सवाल पैदा हुआ कि कितनी तेज वॉकिंग। अच्छा, वॉकिंग करनी है, रनिंग नहीं करनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग, मालूम है आप लोगों को क्या? रनिंग और वॉकिंग में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, तेज नहीं, वो हील एंड टो, ओके, रनिंग ऑन टोज, ओके फाइन। देखिए, रनिंग और वॉकिंग में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है, बेसिक डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि रनिंग के फेज में जो है वो दोनों पैर एक साथ हवा में होते हैं, राइट। वॉकिंग में हमेशा एक पैर ग्राउंडेड होता है। वॉकिंग में एक पैर हमेशा ग्राउंडेड होगा तो दूसरा पैर हवा में आएगा, ये ग्राउंडेड होगा तो अब ये पीछे से उठेगा, ये ग्राउंडेड होगा तो अब ये ऐसा चलेगा, गेटिंग। वो रनिंग जो है वो दोनों पैर एक साथ हवा में होंगे, फिर एक पैर लैंड करेगा, है ना, फिर उसके बाद जो है वो उसको आप जंप लोगे, फिर दूसरा पैर आपका जमीन पर टिकेगा, ओके फाइन। यानी कि आपके ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए और आपको तेज भी चलना है, वरना रनिंग जो है वो क्या होती है, वो फास्ट वॉकिंग ही तो होती है, लेकिन बाय डेफिनेशन वो फास्ट वॉकिंग नहीं है, वो रनिंग है, ये वॉकिंग है, राइट। अब कितना तेज करना है वो आपको घर पे गाइड करना है उनको। देखिए, हमेशा जो है वो एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, बिकॉज मीन्स यू आर मीन्स डेवलपिंग इनटू अ फुल फ्लेजेड टीचर्स। तो हमेशा जब भी आप अपने स्टूडेंट्स के सामने कोई भी एग्जाम्पल रखें तो कोशिश ये करिएगा कि एग्जाम्पल्स जो हैं वो जनरल लाइफ से रिलेटेड हो, है नहीं। अच्छा, अगर जनरल लाइफ से रिलेटेड होंगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी बात को समझ जाएंगे, राइट। आपने मेरे साथ देखा होगा, मैं आपके साथ जब भी बात करता हूं, कोई एग्जाम्पल देता हूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 95% मैं आपसे जनरल लाइफ के एग्जाम्पल सेट करूंगा आपको, राइट। दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो बात असल में क्या हो रही है, आप उस एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। आपको भी वैसे ही उसी एग्जाम्पल से समझाना है, ओके फाइन। अब ब्रिस्क वॉकिंग मतलब कितनी वॉकिंग, कितनी स्पीड की वॉकिंग, राइट। तो इतने स्पीड की वॉकिंग कि आप अपनी दोस्त के साथ अगर चल रही हैं, मम्मी अगर आप अपनी दोस्त के साथ चल रही हैं तो आपके मीन्स उनसे बात करने में आपको परेशानी हो। भाई अभी तो चल रही हैं तो बातें करती चल रही हैं, दुनिया भरे के पता नहीं क्या क्या, राइट। लेकिन फिर स्पीड हमारी इतनी तेज होनी चाहिए उस वॉकिंग की कि आपको मीन्स बात करने में आपको ऐसा मीन्स आपको ऐसे बात करनी पड़े कि हाँ हाँ आशा बहन, और क्या हाल चाल है, और सब ठीक तो है ना, अच्छा हाँ ठीक, और ऐसे ही वो भी करे। अच्छा, अगर वो ऐसे कर रही हैं मम्मी जी, अगर वो ऐसे कर रही हैं इसका मतलब वो ब्रिस्क वॉकिंग कर रही हैं। अगर वो ऐसे नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब वो ब्रिस्क वॉकिंग के लेवल तक नहीं पहुंची अभी। और ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करेंगी तो डॉक्टर का जो इंटेंशन था उनको वॉकिंग पे भेजने का, वो पूरा नहीं होगा। इसमें असल में जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा
अपनी टर्मिनोलॉजी सही करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग करनी है आपको। वो बोलते हैं वॉकिंग करनी है, तो वॉकिंग का मतलब तो ये होता है कि रात का खाना खाया और फिर 40 कदम टहलना है, राइट? वो ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी होती, तो उसी को हम वॉकिंग समझते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल। तो ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो हमारे लिए कम से कम 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट हमारे लिए होनी चाहिए। अगर आप अकेले हैं और बात नहीं कर पा मीन्स कोई है नहीं आपके पास बात करने के लिए, अगर पिताजी अकेले गए हैं और बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, तो अगर उनको गाना गाने का शौक है तो वो गाना ना गा पाए, है नहीं? राइट। अगर कुछ उनको मंत्रों को और कुरान को पढ़ने का वो है तो वो उसको मीन्स पढ़े, मतलब लेकिन मुश्किल से पढ़ पाएँ, राइट? तो ये हमारा एक मीन्स सेट क्राइटेरिया है जिसको हम और आप ब्रिस्क वॉकिंग हम आप बोलेंगे उसको, राइट? ये जो अंदर जहां चलता है हमारा ब्लड, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, इसको ल्यूमेन बोलेंगे, जहां पे हमारा ब्लड चलेगा। ये जो सफेद इलाका अंदर का है, कौन सी लेयर के अंदर है? ये एंडोथीलियम के अंदर है। एंडोथीलियम किसके अंदर है? ट्यूनिका इंटीमा के अंदर है। ट्यूनिका इंटीमा किसके अंदर है? ट्यूनिका मीडिया के अंदर है। ट्यूनिका मीडिया किसके अंडर में है? ओके, वेरी गुड। और ये जो जिसको आप कह रहे हो एक्सटर्ना, ये किसके अंडर में? हाँ, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर है भाई। मसल के अंदर होगी, हड्डी के अंदर होगी, या नर्व के अंदर होगी, पेट में होगी, आंतों में, कहीं तो होगी ना ये, तो वो ऑर्गन्स में। फिर वो ऑर्गन कहाँ है? वो बॉडी के अंदर है। बॉडी किसके अंदर है? फेशिया के अंदर है। फेशिया किसके अंदर है? स्किन के अंदर है। आप किसके अंदर हो? एटमॉस्फेयर में हो, स्पेस में हो, उल्टे लटके हुए हो सब लोग, राइट? वेरी गुड। चलें आगे बढ़ें। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग जो हैं वो अभी देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शुरू होने जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन्स मैं क्या करता हूँ एक्चुअली में, बहुत चालाकी के साथ आपको हल्का सा, थोड़ा सा आगे आने वाले सिस्टम्स की कुछ डोज कभी कभी हल्की सी दे देता हूँ, तो उससे आपको आगे जो है वो पकड़ना फिर आसान हो जाता है उसको, राइट? और जो टाइम हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में गुजरना था, थोड़ा सा हम उसको मैनिपुलेट करके जो है वो दूसरे सिस्टम के इंट्रोडक्शन में भी हम उसको डाल लेते हैं। एनी हाउ, ब्रोंकाइटिस नाम से समझ में आ रहा है ना? अगर आगे नहीं लिखा होता तो समझ में आता है नहीं? ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, ब्रोंकाइटिस, ओके, है ना? हमारा मेन लंग्स के मेन एयरवेज हैं ये ब्रोंकियोल्स, जिनको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, राइट? दोनों लंग्स होना अच्छी बात है, मगर एक आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी बिना बहुत तेज भागदौड़ के एक लंग पे भी गुजार सकता है, ठीक है नहीं? राइट। जैसे एक किडनी पे गुजार सकता है, वैसे एक लंग पे भी गुजार सकता है, ओके? 700 मिलियन एल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में होती हैं। 700 मिलियन एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होती हैं, दोनों लंग्स में होती हैं। यस, राइट। हमारा लंग है, लंग में हमारे जो है वो एक पाइप लगा हुआ है, वो पाइप में फिर ये ब्रोंकियोल्स हैं, राइट? ये ओके फाइन, ये ब्रोंकियोल्स हैं, सॉरी, ये पाइप हमारे जो हैं वो ब्रोंकियोल्स हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, छोटा वाला पाइप जो है। देन हमारे ये एल्वियोला, एक गुब्बारा छोटा सा, ये हमारा एल्वियोला, ठीक है? बहुत सारे एल्वियोलाई, तो वो बंच या उसको आप क्लस्टर बोलो, तो एनाटॉमी में उसको क्लस्टर बोलते हैं, है नहीं? जैसे होता है ना, क्या कहते हैं वो, KVS क्लस्टर हो रहा है नहीं? CBSE का क्लस्टर हो रहा है, राइट? तो अपना अपना नाम है, आप नाम डाल लो उसका, जो भी डालना चाहते हो, राइट? ये एल्वियोलस है, एक गुब्बारा जो है वो एल्वियोलस होगा, प्लूरल इसका एल्वियोलाई होगा। और ये बहुत सारे जब एक साथ जमा होंगे एक जगह पे, तो ये क्लस्टर में जमा होंगे। ये क्लस्टर अटैच होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से।
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है वो ब्रोंकियोल से, और ब्रोंकियोल जो है वो हमारा लंग से, राइट, और लंग हमारा जो है वो ट्रैकिया से। ऐसा सिस्टम, एक सीधा हमारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ओके फाइन। देन हमारी ये पुल्मोनरी कैपिलरीज हैं, कैपिलरी बेड हम तो समझते ही ना सारी चीज़ ये, ओके फाइन। अच्छा, अभी देखो ये कह रहे हैं कि वेन्स की जो वॉल्स हैं ये पतली होती हैं, ये पतली होती हैं इन कंपैरिजन टू आर्टीरियल वॉल्स। आर्टीरियल वॉल्स, इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, इसके साथ हैं, हाँ, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, ओके फाइन, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इनको भी तो प्रेशर चाहिए होगा ना निकलने के लिए, और इनको तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए होना चाहिए। ये तो है ना, वो तो ऐसे जा रही है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही है आर्टरी, ये तो ऐसे आ रही है ऊपर, हाँ अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसका पास प्रेशर ज़्यादा, पंप इसको ज़्यादा चाहिए। देन एयर कौन है? सर ऑक्सीजन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले रहे हैं, और सर ब्लड हमारा लिक्विड है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझाओ। सर आपने बोला वो थिन होता है तो उसकी वॉल थिन होती है, ब्लड थिन नहीं होता, वॉल थिन है। हाँ, तो वॉल क्यों थिन है? क्योंकि उसको उतना प्रेशर नहीं लगता। उतना प्रेशर नहीं लगना, बात तो ठीक है आपकी, आंसर आपका ठीक है कि प्रेशर जो है वो आर्टीरियल वॉल पे ज़्यादा होता है, ये तो बात आपकी ठीक है, मान ली। लेकिन उसके काउंटर में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसको प्रेशर जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा प्रेशर तो नीचे से पंप मारना है ना ज़ोर से, तभी ऊपर आएगा, वरना ऊपर नहीं आएगा। मीन्स सुपीरियर वेना केवा वाला तो ठीक है नहीं, वो अपने आप चला जाएगा हार्ट में, लेकिन ये तो अपने आप नहीं जाएगा ना, इसको तो पंप चाहिए, बिना पंप के जाएगा नहीं, ये चला जाएगा बिना पंप के, बिना पंप के जाएगा नहीं। अच्छा, प्रेशर जो है वो पंप से ही लगेगा। देन हाँ, जब हम लोग किसी भी वाटर पाइप देखते हैं, जब हम लोग क्या देखते हैं? वाटर पाइप, ओके, तो अगर वाटर पाइप का होल बड़ा होता है हाँ, तो उतनी प्रेशर से ऊपर जा नहीं पाता है वो। अच्छा। अगर वही होल पतला कर दिया जाए तो उसे ज़्यादा तेज जाता है ऊपर वो चीज़ें। नहीं नहीं, मीन्स पाइप चौड़ा है, हाँ, राइट, और जितना फॉर एग्जांपल 2 इंच का पाइप है, हाँ, लेकिन पानी जो निकल रहा है वो 2 इंच का नहीं है, हाँ, है ना, तो जाहिर सी बात है फिर तो वो प्रेशर बनेगा ही नहीं उसका ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर चढ़ने के लिए उसको भी 2 इंच का तो प्रेशर कम से कम चाहिए ही चाहिए, और 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, तभी वो नीचे से ऊपर ढकेलेगा पाइप को, वो तो ठीक है बात। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो आर्टरीज में और वेन्स में जो हमारे ब्लड चलता है वो तो पूरा भरा हुआ चलता है ना, तभी तो वो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रख पाता है, वहाँ तो ब्लड खाली नहीं है ना, तो वो तो फिर कैसे हमारा प्रेशर ऊपर कैसे जाए? कोई आइडिया? हाँ, हाउ मीन्स आपको लगता है क्या आपको ये कह रहे हैं कि हमारा जो काफ मसल है वो हमारा सेकंड हार्ट की तरह काम करता है? ओके, सेकंड हार्ट की तरह काम करता है, तो आपको कहीं लगता है क्या कि आपका जो काफ है वो हर वक्त टुक 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 ऐसे चलता रहता है? अच्छा, कभी आप सोते पे अगर आपके ये ऐसा टुक टुक हो जाता है तो चीख मार के उठते हो आप? उस वक्त होता है वो सेकंड हार्ट, लेकिन वो सेकंड हार्ट तो खतरनाक होता है, वो तो कोई दिमाग का घोड़ा थोड़ा सा दौड़ाओ, शायद दौड़ जाए, नहीं दौड़ेगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के फिर दौड़ जाएगा। हाँ, एक मिनट, अरे एक मिनट, मेरी अम्मा कुछ कह रही है। हाँ, नहीं ये बीच वाली अम्मा, हाँ ये भी नहीं कह रही जी, अब्बा हैं? हाँ हाँ, पूरी बॉडी में ऐसा कैसे? डेंसिटी ऑफ द ब्लड इज डिफरेंट। ओके, चलिए आगे थोड़ा सा बात करेंगे, देखेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मीन्स यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी दिस फैक्ट
दैट द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिनर देन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ओके फाइन। ओके, अभी जो आप बात कर रहे थे, है नहीं, वेन्स हैव लेस प्रेशर देन द आर्टरीज। बात तो ठीक है। सर इसमें जो आर्टरीज में सर जब ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से सर उसकी जो मूवमेंट है वैसो डायलेशन या वैसो कंस्ट्रिक्शन तो वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से सर उसकी थिकनेस जो है वो सर रहती है। जैसे सर हम लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर की बात करें हार्ट में, तो सेम सर मतलब वही प्रोसेस सारी इनके साथ भी हो रहा है। जबकि वीन्स में सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और उसमें उतने वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उसको मतलब उतना प्रेशर नहीं मारने की जरूरत पड़ रही, वैसो डायलेशन या वैसो कंस्ट्रिक्शन उतना नहीं हो रहा। अरे बाबा, वो अगर मैं ये कह रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि अगर वो प्रेशर नहीं मारेगा तो एंटी ग्रेविटी कैसे काम करेगा? सर मींस उसके कंपैरिजन में सर इतना नहीं है ना सर, फोर्स इतनी नहीं लगी है। तो आर्टरीज को तो प्रेशर मारने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आर्टरीज को तो प्रेशर मारने की जरूरत ही नहीं है। आउटा ने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने आपके एक बार फोर्सफुल इजेक्शन कर दिया, बात खत्म। फिर तो ग्रेविटी चल रही है ना पूरी, फिर तो पूरी बॉडी में ले जाएगा ब्लड, फिर तो प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। प्रेशर तो यहां से लगना चाहिए, लेकिन वेन्स के पास प्रेशर कम है, ये बात ठीक है आपकी। वेन्स के पास प्रेशर कम है, आर्टरीज के पास प्रेशर ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन है। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? कौन? वेन्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, आर्टरीज क्या कर रही हैं? आर्टरीज फ्लो कर रही हैं उसमें। तो वेन्स भी तो फ्लो कर रहे हैं। जैसे कि सर ये आर्टरी मतलब ये हार्ट है, यहाँ से कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ऊपर के साइड में है, ठीक है, और यहाँ से ये फ्लो करके बॉडी में जा रही है, तो यहाँ से इसका प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कैपिलरीज द्वारा, तो यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो ये जब इसका वो हो रहा है, ये ऊपर जो आपने भेज दिया, हाँ? ये ऊपर कैसे भेजा? बिना पंप के भेज दिया? तो ये कर रहा है ना वो, तो कौन? डायस्टॉल हो रहा है जब उसका वो ऊपर निकाल रही है ना वो। देखिए, आपकी वेन्स से इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नहीं ठीक है, आप लोगों के सारे, देखिए डिस्कशन करने का जितना भी है आप लोगों के बिल्कुल वैलिड है नहीं? कोई आंसर ना गलत होता है ना सही है जब हम साइंस पढ़ते हैं तो, राइट? हम उस रास्ते तक, वहां तक पहुंचने की सिर्फ कोशिश करते हैं, तो ये डिफरेंट रास्ते होते हैं और ये हमें ट्राई करने होते हैं। अगर हम ये ट्राई नहीं करेंगे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत छीण हो जाएगी। छीण समझते हैं ना हम लोग? बहुत कमज़ोर हो जाएगी हमारी, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका कोई आंसर ठीक नहीं है, कोई आंसर गलत भी नहीं है। आप जो एक्टिविटी जो कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑल राइट, है नहीं? फाइन, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें और फिर हम लोग को शायद समझ में आएगा। आर्टरीज एंड वेन्स हैव 3 लेयर्स, लेकिन कैपिलरी के पास बस एक ही लेयर है। ओके फाइन। अच्छा, एक ही लेयर है, उसका क्या नाम हो सकता है? आइडिया लगाओ। हाँ, एंडोथीलियम ही होगा उसके पास, क्योंकि वहां ब्लड है बस। बात समझ में आ रही है ना? राइट, दैट्स इट। ओके, नाउ अभी हम लोगों ने पीछे एक सवाल, एक खटक आप लोगों के दिमाग में छोड़ी थी, एक खटक आपके दिमाग में छोड़ी थी, राइट? ये तो समझ में आता है कि ऐसे चला गया, है नहीं? लेकिन ये ऊपर आएगा और फिर प्रेशर इसमें ज़्यादा, मीन्स ज़्यादा इसमें है प्रेशर, जबकि प्रेशर इसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ये ब्लड ऊपर कैसे पहुंचा रही है? लो टू हाई तो कोई भी पानी नहीं जाता। देखिए, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक सिद्धांत बना हुआ है कि कोई भी लिक्विड अगर उसके सामने रोक न लगाई जाए तो वो हमेशा ढलान पे चलेगा। अगर कोई प्रेशर न लगाया जाए तो नीचे से ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये दुनिया का सिद्धांत है, और ये सिर्फ हमारी दुनिया का नहीं है। अगर कोई और भी दुनियाएं हैं, अभी इसके अलावा और भी दुनियाएं हैं, साइंस ढूंढ रही है, जल्दी मिल जाएंगी, आप जैसे ही इंसान भी मिल जाएंगे, है नहीं? अभी 6 दुनियाएं और हैं, राइट? उनके यहाँ भी ऐसे ही है, सिद्धांत यही है। उनके यहाँ का पानी ऐसे नहीं गिर जाएगा, राइट? उनका पानी ऐसे जाएगा, सब जगह ऐसे ही जाएगा। हाँ, रोक लगा दोगे तो अलग मसला है, राइट? और ऐसे ले जा नहीं सकते
जब तक कि आप नीचे से पंप नहीं मारोगे। नहीं समझा? कंटिन्यूस तो है ही, तो आर्टरीज के पास भी कंटिन्यूस है ना? चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। फाइन, देखो ये वेन्स है हमारी, ठीक है। अभी देखो वेन्स जो हैं वो ये ऐसे, ये एरो दिखा रहा है कि ये ऊपर ले जा रही हैं। ये डायग्राम ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, सीधा। ओके फाइन, ये ऐसे ले जा रहा है ये। अभी आप इस बीच में इसके स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना, राइट? इनको बोलते हैं वेन पंप्स। बगैर पंप के ऊपर नहीं चढ़ेगा, चाहे आपकी बॉडी में ही क्यों ना हो। लिक्विड लिक्विड है, सिद्धांत एक ही है, बगैर पंप के नहीं चढ़ेगा। ये पंप जो है ये टुक 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 टुक। अच्छा, प्रेशर तेज नहीं होगा यहां। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ब्लड जो है वो अपने प्रेशर से नहीं जा रहा ऊपर, ये पंप के थ्रू जा रहा है ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ गए? ओके, दैट्स इट। अब हम लोग देखें, है नहीं, राइट? इसको बोलते हैं वेन वाल्व। वाल्व, वाल्व ऑफ दी वेन। ये वही वाल्व हैं, ये बाइकुस्पिड वाल्व वैसी हैं जैसी आपके जो है वो हार्ट में थी, जैसे आपके ट्राइकुस्पिड में थी। ये वही वाली वाल्व्स हैं, राइट? इनका काम है ब्लड को ऊपर ढकेलना। ये ऐसे शेप में होती हैं, देखिए ब्लड को ऐसे जाना है, ये ऐसे शेप में होती हैं, राइट? ये ब्लड को सक करती हैं और ऐसा झटका मारती हैं ऊपर, शुक, और ऊपर जाके शुक करके ऐसे नहीं हो जाती, बल्कि ये ऐसा करके बंद कर देती हैं अपना स्ट्रक्चर को, राइट? इन्होंने जैसे ही अपना ये स्ट्रक्चर ऐसा बंद किया तो अब ये ऊपर का ब्लड नीचे नहीं आ पाता। अच्छा, यहाँ से प्रेशर लगाए ना थोड़ा सा, तो थोड़ी दूर तक जाएगा ब्लड। अच्छा, जाएगा तो उसको नेक्स्ट पंप मिल जाएगा, फिर वो पंप मारेगा, फिर वो पंप मारेगा, वो पंप मारेगा, वो टकाटक टकाटक वो पंप। ऐसा मैंने आपको बोला था ना, मोर देन 95% स्ट्रक्चर हमारा और आपका हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? हमारे कंट्रोल में नहीं है कि एक पहले मार दो, फिर दूसरा मार दो, फिर तीसरा मार दो, तो हम तो यही करते रह जाते हैं, फिर बीपीएड कब पास करते हैं, है ना, राइट? है नी, वाल्व फ्लैग्स भी इनको बोलते हैं, फ्लैप, सॉरी, है नी, एनाटॉमिकल नेम वेल्वुल्वा वेनोसा, वेल्वुल्वा वेनोसा, वेल्वुल्वा वेनोसा, वेल्वुल्वा वेनोसा, वेल्वुल्वा वेनोसा, वेल्व्यूल, सॉरी वेल्व्यूल, वेल्वुला, वेल्वुला वेनोसा। ओके, ओ दिखाई नहीं दे रहा यार, पता नहीं क्या है ये, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, ये बोल रहे हैं डू आर्टरीज हैव वाल्व्स लाइक वेन्स डू? क्या आर्टरीज के पास भी ऐसे ही वाल्व्स होते हैं जैसे वेन्स के पास? नहीं, पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा के पास वाल्व्स होते हैं, बाकी आर्टरीज के पास होते हैं? नहीं होते होंगे, बताओ भाई, होते होंगे? नहीं होते? खोल के देखी क्या किसी ने अपनी? हाँ, है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, इस वजह से नहीं होता, है नहीं, राइट? आर्टरीज के पास वाल्व्स नहीं होते। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि हमारा आर्टा कैरोटिड आर्टरी के ज़रिए से हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी उस वक्त, कैरोटिड आर्टरी से हमारा आर्टा जो है वो ब्लड यहाँ पहुँचाता है आर्टरी से, तो यानी कि इसके पास तो होना चाहिए कम से कम। हाँ, इसके पास इतना प्रेशर ऑलरेडी हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल का कि इसको जो है वो वाल्व्स की ज़रूरत, पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर की सुपीरियर वेना केवा के पास वाल्व होगा कि नहीं होगा? सुपीरियर वेना केवा के पास, उसके पास नहीं होगा,
वो तो नीचे ही ला रहा है। ओके फाइन, नहीं होगा। देखिए नॉर्मल वेन ऐसी है आपकी, ठीक है, देख रहे हैं आप, ऐसे पंप मारती जाती है, ये ब्लड ऊपर चलता जाता है हमारा, सिंपल है। ओके, वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती हैं, वेरिकोज वेन्स है नहीं, पैर में जो है वो नसें जो है वो फूल जाती हैं, जिनको बोलते हैं ना, है ना, ऐसा, हाँ बहुत मोटी सी नसें हो जाती हैं और ऐसा करके। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। वेरिकोज वेन्स जो हैं वो मीन्स आपका दिन का ज़्यादा समय आपका खड़े रहने का है, राइट। एक छोटा सा ऑर्गन ही तो है वो पंप जो है, वेन का जो पंप है छोटा सा एक ऑर्गन ही है, और वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। अभी मैं आपको बोलूं कि आप ऐसे 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 अपना 1000 बार करो, तो अभी हमारी फोर आर्म्स थक जाएगी क्या, जबकि ये तो बड़ी मजबूत है नहीं। वो मसल कितनी होगी, और वो कंटिन्यूसली वो टकाटक टकाटक कंटिन्यूसली चला रही है ब्लड को वो ऊपर, इजंट इट। उसके पास रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा उसको, तो वो कितना थक जाती होगी, राइट। जब वो ज़्यादा थक जाती है, उसके अंदर खुद अपने को जनरेट करने की बहुत पावर होती है, लेकिन एक लिमिट कहीं ऐसी आती है कि वो लिमिट मीन्स बर्दाश्त के बाहर हो जाती है उसकी। जब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वो फ्लैप्स जो हैं, वो फ्लैप सारे नहीं, कुछ फ्लैप जो हैं वो क्रैक कर जाते हैं। क्रैक कर जाते हैं मीन्स मसल ढीली हो जाती है उनकी, लूज़ हो जाते हैं, वो सही से नहीं पहुंचाते तो तब भी हैं, लेकिन वो प्रेशर के साथ नहीं पहुंचाते, फिर वो ऐसा पहुंचाते हैं, ऐसा ऐसा पहुंचाते हैं, राइट। इससे क्या होता है, अच्छा पहुंचाते हैं, पहुंचा करके इतना खुला रह जाता है तब भी, तो ब्लड पहुंचाया, उसके कुछ ब्लड नीचे आ गया तब भी, और नीचे का भी ऊपर आ गया, अब वहाँ पे एक छोटा सा गुच्छा बन गया ब्लड का, अब ये कंटिन्यूसली बना हुआ है, राइट। तो इसको जो है वो बोलते हैं हम लोग वेरिकोज वेन्स, राइट। ये वेरिकोज वेन्स हमारे पंप खराब होने की वजह से हो जाते हैं। अब वो कुछ भी वजह हो सकती है उसकी, ठीक है। अभी आप देखो वेन कैसा हेल्दी चल रही है ना, ये वेन्स हैं, ये वेन्यूल्स हैं उसकी, राइट। अभी आप देखो ये वेन हमारी जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो गया। अभी देखो ब्लड का फ्लो यहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ देखो ये मीन्स दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि वो पंप खराब हो गया है ना। तो आप देखो ये नीचे से भी आ रहा है, और ऊपर का ब्लड जो ऊपर जाना चाहिए था वो हल्का सा नीचे भी आ गया, कुछ पोर्शन ऊपर चला गया, कुछ पोर्शन नीचे आ गया, क्योंकि वाल्व खुला रह गया। यहाँ देखो वाल्व बंद हो गया है, बंद हो गया है, तो ये अगर नीचे भी आएगा, देखो आया है ना नीचे, लेकिन वो जा नहीं सकता कहीं, है ना। ये वेरिकोज वेन्स हमें जो है वो फिर ये प्रॉब्लम कर देती हैं, राइट। लाइट चली गई आपकी, डन। ये आपका वेरिकोज वेन्स, राइट। आप लोगों के लिए भी इसमें एक छोटा सा लेसन है, आप लोग भी थोड़ी देर के लिए, अभी आप यंग एज में हैं तो आपके फ्लैप्स बहुत स्ट्रांग काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, आपके वेन्स पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है कंटिन्यूअसली, राइट, और उनको तेज़ पंप करना पड़ता है। अच्छा, मसल जब हमारी हल्के हल्के करेगी और फिर तेज़ करेगी तो जल्दी थकेगी, राइट। तो यानी कि आपकी जो पंप हैं वेन्स के वो मीन्स जल्दी थकते होंगे, लेकिन आपकी रिकवरी रेट भी ज़्यादा है। अच्छा, इस रिकवरी रेट को अगर आप अभी से उसको थोड़ा सा रेस्ट देना शुरू कर दें, मीन्स आप जो है वो अपने हार्ट लेवल से अपने पैरों को आप जो है वो 30 डिग्री 20 डिग्री है ना, या 90 डिग्री लगा के थोड़ी देर के लिए आप जो है वो ऐसे आराम कर लो, राइट। तो आपके पंप को जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। उनकी हीलिंग पावर बहुत तेज़ है, हीलिंग पावर बहुत तेज़ है, तभी तो वो कर पा रहे हैं तेज़ी के साथ, लेकिन फिर भी आप उनको सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक आपका साथ दे लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल, राइट। जिसको वेरिकोज वेन्स हो जाए तो क्या करे, राइट। अभी तो आपको 15 मिनट रहना है, फिर उसको तो 3-4 घंटे रहना है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात उसको मीन्स नीचे पैरों के नीचे तकिया लगा के रखे, पैर उसके ऐसे हों ताकि उसका ब्लड जो है वो फ्लो नीचे की तरफ चलता रहे। एक तो ये है, ये वेरिकोज वेन्स जो हैं वो पेनफुल बहुत हो जाती हैं, भाई ब्लड जमा हो रहा है ना,
तो ये आर्टरीज़ को तोड़ेंगी भी, वेन्स को तोड़ेंगी भी। जब ये तोड़ेंगी वहाँ ब्लड जमा होगा, तो पहले तो छूने से दर्द होता है, राइट। फिर छूने के से दर्द नहीं होगा, बल्कि वो खड़े होने पे भी वहाँ पे दर्द होगा, राइट। ऐसे में कुछ नहीं कर सकते आप, इसका कोई इलाज नहीं है, राइट। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप वहाँ पर जो है वो थोड़े लाइट प्रेशर के साथ, लेकिन प्रेशर के साथ जो है वहाँ पर आप मीन्स अपना दुपट्टा बांध लो, कपड़ा बांध लो, या कोई इलास्टिक ऐसा बैंड आता हो, वो आते हैं ना जैसे नी कैप टाइप के, तो इस तरीके के वो आते हैं, तो आप उनको चढ़ा लो ताकि उनको थोड़ा सपोर्ट हो जाए। यहाँ पे फ्लैप्स हैं वो ढीले हो गए ना वो, राइट, उनको सपोर्ट हो जाए थोड़ा। इतनी ज़ोर से भी नहीं करना कि नीचे वाला ब्लड भी ऊपर नहीं आ पा रहा, अब वो भी एक दिक्कत हो जाएगी आपको, राइट। ये तो हम कर सकते हैं, पूरी रात ऐसा गुजार सकते हैं। तो आपको ये सारे काम करते हुए तब आप दिन भर 2-3 घंटे के लिए काम कर पाओगे। फिर आपका पैर दर्द करने लगेगा, फिर उसके बाद आपको 2-3 घंटे फिर आपको आराम करना पड़ेगा। अच्छा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये तो है ही। तो आप अभी से उसकी केयर करना शुरू करोगे तो आगे चल के आपको जो है वो इसके नतीजे जो है आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।